हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट के और एनिमल के, अगर हमें उनको क्लासीफाई करना पड़े तो हम कैसा कौन सा बेस चुनेंगे जिसमें उनको क्लासीफाई कर सकें, और वो बेस जो है एक दूसरे को लिंक करता हो और ये भी दिखाता हो कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इस तरह से हम लोग आज क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। अटेम्प्ट एट क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप हैव बीन मेड सिंस टाइम इमीमोरियल। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसकी कोशिश, इसका प्रयास जो है प्राचीन से ही हो रहा है। ग्रीक थिंकर अरस्तु क्लासिफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव ऑन। जो अरस्तु थे, अरस्तु आप जानते होंगे जनक हैं जीव विज्ञान के, बायोलॉजी के। तो इन्होंने जो है क्लासिफाई किया था उसके बेस पे कि वो कहाँ रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये किस प्रकार से क्लासिफाई किए थे। लैंड इन वाटर और इन एयर। तो लैंड पे रहने वाले जंतु या पौधे, वाटर में रहने वाले या फिर एयर में रहने वाले, इस प्रकार से इन्होंने क्लासिफाई किया था। दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे लुकिंग एट लाइफ। लेकिन ये एक बहुत साधारण तरीका है जीवन को देखने का, बट मिसलीडिंग टू, और ये अच्छा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल दैट लिव इन द सी इंक्लूड कोरल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क। जैसे कि हम देखते हैं, अगर सी में देखें, मतलब वाटर में जो रह रहे हैं उसमें कोरल्स हैं, कोरल लीव्स हैं जो कि एल्गी से आते हैं, कोरल्स हैं और व्हेल हैं, सॉरी कोरल एल्गी से नहीं आएंगे, कोरल हैं, व्हेल हैं, ऑक्टोपस हैं, स्टारफिश हैं एंड शार्क हैं। कोरल उनको बोलते हैं जो आप समुद्र में देखते होंगे, मतलब ऐसा एज आ प्लांट के रूप में थोड़े थोड़े रहते हैं, प्लांट के रूप में नीचे रहते हैं। तो इसमें जितने हमने एग्जाम्पल देखे वो सब जो है एक दूसरे से अलग हैं। तो एक कह देना कि ये सब पानी में रहने वाले हैं, इसके बेस पे क्लासिफाई कर देना, ये जो है तर्कसंगत नहीं है। वी कैन इमीडिएटली सीन दैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन न्यूमेरस वे। हम देख रहे हैं कि जो है ये एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं कई तरीक़ों से। इन फैक्ट हैबिटाट इज़ द ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन। और इनमें कॉमन सिर्फ इतना है कि इनका हैबिटाट कॉमन है। ये मतलब हैबिटाट, वासस्थान जो है यही कॉमन है, यही वो लोग कॉमनली शेयर कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू मेकिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टडी एंड थिंक अबाउट। और ये एक अच्छा तरीका नहीं है उनको क्लासिफाई करने का। हमें अध्ययन को सरल बनाने के लिए या स्टडी करने के लिए एक अच्छा तरीका नहीं है। We therefore need to decide which characteristics to be used as the basis for making the broadest division। तो हमने डिसाइड किया, हमें ज़रूरत थी कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो किसी में हो और वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ना हो, सिर्फ उसी की हो, मतलब जिसकी हम बात करें सिर्फ उसी की प्रॉपर्टी हो, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई। तो हमें ज़रूरत थी कुछ ऐसे प्रॉपर्टी की, टू बी यूज, उनको प्रयोग करने की, एज द बेसिस फॉर मेकिंग ब्रॉडेस्ट डिवीज़न। डिवीज़न को बनाने के लिए, बंटवा मतलब एक ग्रुपिंग करने के लिए हमें ज़रूरत थी एक ऐसी प्रॉपर्टी की, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की, जो कि दूसरे में ना हो। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मेकिंग सब ग्रुप विद इन दिस डिविजन्स। उसके बाद जो है जो एक ग्रुप बनेगा उसमें फिर हम देखेंगे उनके लक्षणों को, और फिर उसमें एक सब ग्रुप बनाएंगे, मतलब उसको सब ग्रुप, पहले एक बड़ा सा ग्रुप, फिर उसमें उनके प्रॉपर्टी को देख के सब ग्रुप, मतलब उसमें दो ग्रुप, फिर उनमें प्रॉपर्टी को देख के अलग अलग ग्रुप। इस प्रकार से ऊपर जो है मतलब कह लीजिए टॉप होगा और नीचे जो है ब्रांचेस फैलती चली आएंगी। इस प्रकार से हमें बनाना है।
दिस प्रोसेस क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन देन कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक ईच टाइम। और ये आगे बढ़ता जाएगा, अगले अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को लेके आगे बढ़ता चला जाएगा। बिफोर बी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मीन्स ऑफ बाई कैरेक्टरिस्टिक्स। इस पे काम करने से पहले हमें ये सोचना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है। व्हेन वी आर ट्राई टू क्लासीफाई a diverse group of organism, we need to find way in which some of them are similar enough to be thought of together। तो इसको जानने के लिए कैरेक्टरिस्टिक को जब हम क्लासीफाई करेंगे तो हमें एक ऐसी रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कि वो कुछ चीज़ें उनमें कॉमन हों। These way in fact are the detail of appearance of behavior, in other words form and function। और ये जो रास्ते होंगे ये हम लोग देखेंगे उसका दिखता कैसे है या उसका व्यवहार कैसे है, ये हम चुनेंगे कि मतलब वो दिखने में अगर सेम है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम है, अगर उसका बिहेवियर सेम है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम है, कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सेम है। या फिर हम अदर वर्ड में कह सकते हैं कि वो कैसे बना है या फिर उसका फंक्शन कैसे है। व्हाट वी मीन्स बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ अ पर्टिकुलर। देखिए हो सकता है आपको थोड़ी बहुत मतलब ऊब लग रही हो, लेकिन थोड़ा सब्र बनाए रखिए क्योंकि ये चैप्टर मतलब बहुत ही मज़ेदार है। सिर्फ आपको समझने का फ़र्क है। अगर एक बार आप समझ ले गए और थोड़ा सा सब्र बनाए रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस चैप्टर को पढ़ के। चैप्टर जब लास्ट होगा आप खुद बोलेंगे कि बहुत ही अच्छा लगा ये चैप्टर पढ़ के, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको दुनिया कैसे बनी है वो कहीं ना कहीं दिखने लगेगा। तो बिलीव करिए और थोड़ा सब्र रखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा हो बीच बीच में कि नहीं ये तो क्या है, मतलब कुछ ऊब लग रही है, क्योंकि हर चीज़ को एकदम से ऐसा नहीं बना दिया जा सकता कि आपको एकदम मज़ा आ जाए। आपको कभी न कभी उसको समझना भी पड़ता है, जो कह रहा है उसको समझना पड़ता है। मज़ा तो आएगा लेकिन अभी जो है आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। What we means by the characteristic is a particular feature or particular function that most of us have 5 finger on each hand, thus कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहे हैं कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कोई ऐसा पर्टिकुलर फीचर, कोई ऐसा फंक्शन जो कि किसी एक विशेष में हो, उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। दैट मोस्ट ऑफ हैव 5 फिंगर ऑन ईच हैंड्स। जैसे कि हम लोग हैं तो हमारे हर एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो जितने लोगों के हाथ में 5 उंगलियां हैं वो हमसे और आपसे मतलब कॉमन है, वो हमारे कॉमन हो जाएंगे क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कॉमन है। कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे लेकिन अभी तो कॉमन है ना एक। दैट वी कैन रन, और हम दौड़ सकते हैं। बट द बनियान ट्री कैन नॉट, लेकिन बनियान ट्री नहीं दौड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी एनिमल दौड़ सकते हैं उनकी एक और प्रॉपर्टी कॉमन हो गई। और बनियान ट्री है नहीं दौड़ सकता है, और उस जैसे जो और ट्री हैं वो नहीं दौड़ सकते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी से जो हम दौड़ सकते हैं, पेड़ की प्रॉपर्टी अलग है क्योंकि वो नहीं दौड़ सकता। लेकिन एक बनियान ट्री से अदर ट्री से अगर कंपेरिजन करें तो उसकी प्रॉपर्टी अदर ट्री से कॉमन है क्योंकि वो भी नहीं दौड़ सकता। मैंगो का ट्री भी नहीं दौड़ सकता और दूसरा ट्री जो भी है वो नहीं दौड़ सकते, तो वो उनकी कॉमन है। हम दौड़ सकते हैं, बहुत सारे एनिमल दौड़ सकते हैं, वो हमारा कॉमन है। नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिसाइड एज बीइंग मोर फंडामेंटल दैट अदर्स। तो हम यहाँ देखेंगे, समझेंगे कि कैसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये डिसाइड करता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा फंडामेंटल है किसी तीसरे के तुलना में। लेट अस कंसीडर हाउ अ स्टोन वॉल एज बोल्ट। चलिए हम लोग देखते हैं मतलब एक पत्थर की दीवार है कैसे वो बनाई जाती है। द स्टोन यूज विल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। जो उसमें स्टोन यूज होते हैं उनके शेप और साइज अलग अलग हैं। यहाँ अपना ये मान के चलिए, मतलब ये समझाना यही चाह रहे हैं, एक दीवार है उसमें जो स्टोन लग रहे हैं समझ लीजिए, और ऑर्गेनिज्म है अपने यहाँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो समझ लीजिए एक पत्थर है, और जितने पूरे ऑर्गेनिज्म मिलके बने हैं, बायोस्फीयर जिसको बोलते हैं, वो एक दीवार है। द स्टोन एट द टॉप
of the wall would not influence the choice of stone that come below them। कह रहे हैं कि ऊपर जो आप स्टोन लगा रहे हैं, सबसे ऊपर दीवार के ऊपर जो आप स्टोन लगा रहे हैं, तिरछा, मिर्छा, कोनादार, जैसे मर्जी लगा दीजिए, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, would not influence the choice stone that come below them। नीचे वाला जो स्टोन लग गया है अब उस पर जो है डिपेंड नहीं करता है, वो आपको मना नहीं करेगा, जैसे मर्जी स्टोन लगा दीजिए। ऊपर आप दीवार बना दिए हैं, नीचे वाला जो स्टोन है वो लग गया है, अब उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि ऊपर आप कैसा स्टोन लगाना है, जैसे मर्जी लगा दीजिए। द स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर, कुछ छूट गया क्या? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे? द शेप and size of stone in the lowermost layer will decide the shape and size of the next layer and so on। कह रहे हैं लेकिन नीचे की स्टोन जो हैं, नीचे वाले लेयर में, वो अगर उसको आप बदलते हैं, शेप एंड साइज को चेंज करते हैं, तो अगला जो लेयर आएगा उसकी शेप एंड साइज को चेंज कर देगा। इट मीन्स कि जैसे आपके यहाँ ईंटें लग रही हैं तो फ्लैट ईंटें लग रही हैं, मतलब कि अगर 3 ईंटा एक साथ दीवार उठती जा रही है, 3 ईंटें बगल बगल में रखते जा रहे हैं, और अगली लेयर में आप 1 ईंटा कर दीजिए तो फिर 3 ईंटा नहीं आ सकता, अच्छे से नहीं आ सकता, कमज़ोर हो जाएगा। या उस पर नुकीला रख दीजिए, नुकीला ईंटा, फिर उसके ऊपर दीवार वैसी की वैसी नहीं बन सकती। तो नीचे जो ईंटें लग रहे हैं, नीचे जो पत्थर लग रहे हैं, वो ऊपर जो पत्थर आएंगे उनको इन्फ्लुएंस कर देगा, प्रभावित कर देगा। द स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर आर लाइक the characteristics that decide the broadest division among living organism। जो स्टोन है जो लोअर मोस्ट लेयर में आया है, नीचे की तरफ आ रहा है और ऊपर वाले को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये डिसाइड करती है ब्रॉडेस्ट डिवीजन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ये नई बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, समझ जाएंगे। दे आर द इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर इफेक्ट्स ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में और अपने फंक्शन में। द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन एंड वुड डिसाइड द वैरायटी ऑफ नेक्स्ट लेवल। ये कह रहा है कि मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर के जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो कहीं न कहीं इस नीचे वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी डिज़ाइन है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं न कहीं उनको इन्फ्लुएंस करेगा। कहने का मतलब कि एक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उनकी बनावट जैसी होगी, उनके नेक्स्ट लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उनमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी ज़्यादा चीज़ें कॉमन होंगी। The characteristics in the next level would be dependent on the previous one and would decide the variety of next level। और वो अपने अगले वाली जो लेवल है उसको भी डिसाइड करेगा कि ये कैसा होगा। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर ये पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं, अमीबा बना है, पैरामीशियम बना है, तो उसके जस्ट बाद ह्यूमन नहीं बन गया। उसके बाद क्या हुआ, पहले अमीबा बना, पैरामीशियम बना, फिर कुछ सेल मिल के एक ग्रुप ऑफ सेल बना दी, और जो है बीच बीच में बहुत सारे मतलब कि फिल नहीं हो पाए तो पोर जैसे से छिद्र जैसे थे, तो उसके बाद पोरीफेरा बना। पोरीफेरा जो एनिमल है उसको देखेंगे, एक एक सेल जो है ग्रुप्ड है, उस सेल सब एक साथ रहती हैं और पूरा एक एनिमल बना देती हैं। दिखता है कि पूरा एक एनिमल है, लेकिन उसमें सभी सेल्स अपना अपना काम स्वयं करती हैं, कोई एक दूसरे की खास हेल्प नहीं करता है। वो एक प्रकार का एनिमल दिखता है लेकिन है नहीं, वो जो है ऐसा लगता है जैसे सेल की कॉलोनी है, पूरी कई सेल एक साथ डेवलप कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं। तो उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, उसके बाद सेलेंट्रेटा देखते हैं। सेलेंट्रेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही मतलब प्रिमिटिव लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, कह लीजिए टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है। क्योंकि देखिए मतलब पहले यूनिसेलुलर आपने देखा,
फिर आप पोरीफेरा में देख रहे हैं ग्रुप ऑफ सेल है, वहाँ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फिर कई सेल मिलके किसी एक काम को करने लगी। पोरीफेरा में क्या था, हर सेल अपना काम कर रही है। सेलेंट्रेटा में देखेंगे, अगर आपको ये शब्द नए लग रहे हैं तो कुछ दिन बाद ये नए नहीं लगेंगे चैप्टर समाप्त होते होते। सेलेंट्रेटा एक ग्रुप है, उसमें देखेंगे उसमें जो सेल्स हैं उसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है, मतलब कई सारी सेल्स मिलके किसी एक काम को करने लगती हैं। उसके बाद आप देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस में, यहाँ भी जो है टिश्यू लेवल थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद देखेंगे एस्केहेल्मिन्थेस में, जिसमें आपका एस्कैरिस आता है, तो उसमें और ज़्यादा डेवलप आप देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एनिलिडा में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखते हैं एनिलिडा के हमारे यहाँ, जैसे कि लीच, ये सब जो है एनिलिडा के मेंबर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कुछ समझ गए होंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस लेवल। तो जो अगले लेवल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण है, वो डिपेंडेंट होता है अपने पिछले वाले लेवल पर, और ये वाला जो लेवल है ये अपने अगले वाले लेवल को भी कैसे होगा वो बताता है। इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप अ होल हायरार्ची। तो इस प्रकार से हम लोग एक पूरा सा अनुक्रम बना सकते हैं, एक क्रम बना सकते हैं कि मतलब पहले ये हुआ, फिर इसके बाद इसका डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद अगले का डेवलपमेंट हुआ। हम उसको ऐसे रखते चले जाएंगे, अपने आप सेट हो जाएगा। और आपको भी लगेगा ये, मतलब आप पढ़ते पढ़ते आगे जैसे ही पढ़ते जाएंगे आपको भी लगेगा कि वास्तव में ऐसे ही हुआ है जैसे कि यहाँ दिया गया है। तो एक पूरा का हायरार्ची डेवलप हो जाएगा, या कह लीजिए अनुक्रम डेवलप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन। म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, म्यूचुअली का मतलब होता है एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा लक्षण है जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और अगले लेवल के भी लिए भी बेनिफिशियल हो। तो एक ऐसा रिलेशन दिखेगा दो लेवल में। कैसा रिलेशन दिखेगा, कहने का मतलब कि अगर उसने 10 काम कोई सेल कर रही है, कोई एक लेवल है उस पर सारे ऑर्गेनिज्म 10 काम कर रहे हैं, तो जब उसका अगला लेवल बढ़ेगा तो उसमें से कोई एक आध काम चेंज हो जाएगा, कोई एक दो काम चेंज हो जाएगा, सारा का सारा नहीं चेंज हो जाएगा। तो उसमें जो ये 8 बच रहे हैं ये म्यूचुअली हैं, इसमें भी हैं उसमें भी हैं। रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें भी हैं, एक में कैरेक्टरिस्टिक्स है और दूसरे लेवल में भी हैं, और एक दो कोई चेंज हो जाएंगे। टू बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन, तो हम लोग क्लासिफिकेशन में इसी तरह के, अच्छा जो अगले में चेंज हो गया है, अगर वो उसको सिंपल बना रहा है, काम को सरल बना रहा है, उसकी बॉडी को डेवलप कर रहा है, तो हम उसको आगे रखेंगे। क्योंकि हम जब बांटना शुरू किए भैया, तो ये सारे के सारे बन गए थे ना। जब ह्यूमन ने देखा तो उसमें सब बन चुके थे, ऐसे नहीं कि हम जो है जब यूनिसेलुलर बना तभी से हम देखते आ रहे हैं, नहीं। अब जब ह्यूमन को मतलब नॉलेज हुआ कि इसकी कैसी बना होगा, कैसे शुरुआत हुई होगी, तब वो जो है उसको क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। तो जब क्लासिफिकेशन करना शुरू किया तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मतलब पहले से ही बने थे, तो उनको वो देखने लगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, और इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। नाउ अ डे वी लुक अ मेनी इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द सेल इन ऑर्डर टू क्लासीफाई आल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए, नाउ अ डे वी लुक मेनी इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक। तो हम लोग देखते हैं, आज के दिन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे एक दूसरे से मिलते जुलते गुण देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ नेचर ऑफ द सेल। और स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ द सेल से। क्लासीफाई आल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं नेचर ऑफ द सेल के बेस पर। व्हाट आर सम कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल सच एज कैरेक्टरिस्टिक्स यूज फॉर द हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन? व्हाट आर सम concrete example concrete example are such characteristics used in hierarchical classification? तो इसमें कुछ कह रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है क्या एग्जाम्पल हैं इसके जो हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन के लिए हम इसमें से लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल खुद ही बताएगा ये। यूकैरियोटिक सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो जो नेचर ऑफ सेल के बेस पर डिवाइड कर रहा है इनको, तो हमने देखा नेचर ऑफ सेल के बेस पे, हम तो पढ़ चुके हैं क्लास में भी। क्या देखा हमने
कि दो तरह की सेल होती हैं। टाइप ऑफ द सेल के बेस पे अगर देखें तो दो तरह की सेल होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। तो इन्हीं के बेस पे सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जा सकता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यूकैरियोटिक सेल होती है अभी अभी भी अच्छे से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पहले कौन आई होगी, तो पहले प्रोकैरियोटिक आई होगी, क्योंकि वो जो है उसके पास सेल किसी मेम्ब्रेन का कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, उसके पास न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है। उसके बाद जो है यूकैरियोटिक आई होगी, उसने जो है देखा होगा प्रॉब्लम आ रही थी तो उसने फिर अपने आप को डेवलप किया और एडवांस हो गई। अ यूकैरियोटिक सेल हैज़ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास भी मेम्ब्रेन होता है, विच अलाउज सेलुलर प्रोसेस टू बी कैरी आउट इफ़िशिएंटली इन द आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर। और मेम्ब्रेन काम क्या करती है, ये जो है सबको आइसोलेट करती है, किसी एक जो प्रोसेस हो रहा है उसको दूसरे प्रोसेस से दूसरी चीज़ों से आइसोलेट करके रखती है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये रेगुलेट करती है, मतलब साइटोप्लाज्म को दूर रखती है न्यूक्लियोप्लाज्म से। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में जो भी चीज़ें हो रही हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सब उनसे दूर हैं। वो जो न्यूक्लियर पोर होता है वो अलाउ करता है किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर जाने देना है। एक प्रकार से समझ लीजिए गेटमैन होता है। देयरफॉर ऑर्गेनिज्म हैव व्हिच डू नॉट हैव अ clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathway organized in very different way। कह रहा है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ऐसी सेल जिसके पास एक स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसका जो केमिकल्स हैं, उनके जो बायोकेमिकल्स पाथवे हैं वो अलग होते हैं, दूसरे तरीके से होते हैं। उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल बात नहीं कर सकते क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे, अभी हम केमिकल लेवल पे बात करने लगेंगे। तो आप इतना जान जाइए कि उसमें जैसे न्यूक्लियस में जो चीज़ें हो रही हैं, फिर वो अगर उसका अगला स्टेप साइटोप्लाज्म में होना है तो जब तक साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा तब तक अगला काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं, कोई दीवार ही नहीं है, तो जो न्यूक्लियस में हो रहा है साइटोप्लाज्म वाले भी देख रहे हैं क्या हो रहा है न्यूक्लियस में, और अगर चाहेंगे तो एंजाइम जाके जहाँ पर न्यूक्लियस है, जहाँ पर उसके जेनेटिक मटेरियल है, वहाँ पे ही दूसरा काम तुरंत शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई अलगाव नहीं है। दिस वुड हैव एन इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल डिज़ाइन। और ये जो है एक इफेक्ट पड़ता है सेल की डिज़ाइन का भी, कि कैसे सेल की डिज़ाइन है उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है उनके काम पर। फर्दर न्यूक्लिएटेड सेल वुड हैव द कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट मेकिंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, देयरफॉर इंक्लूड कैन बी बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस प्रकार से जो मतलब सेल है जिसके पास न्यूक्लियस है वो क्षमता रखती है, कैपेसिटी रखती है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना सकती है। देयरफॉर, और अभी आपने प्रोकैरियोटिक जितने भी सेल्स देखे होंगे, इट मीन्स कि बैक्टीरिया वो हमेशा अकेली रहती है, लेकिन जिनके पास न्यूक्लियस होता है उनके पास एक कैपेसिटी होती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। देयरफॉर न्यूक्लियस कैन बी बेसिस कैरेक्टरिस्टिक फॉर द क्लासिफिकेशन। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो क्लासिफिकेशन का एक बेस है। डू द सेल अकर सिंगली आर दे ग्रुप टुगेदर एंड डू दे लिव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप। क्या जो है जो सेल हैं, जो सिंगल सेल्स हैं, ये ग्रुप में एक साथ रह सकती हैं और ऐसे रहें जैसे कि लिव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप, एक अलग ग्रुप के रूप में रह सकती हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। सेल दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। कह रहा है कि जो सेल होती हैं, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो वो एक, अगर हम ऐसे मान लें कि नेचर में बहुत सारी सेल थी और वो एक साथ रहने लगी, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना के उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म बना लिया, तो उसमें भी हमें ये दिखता है कि उसमें भी बहुत सारे ग्रुप हैं, क्योंकि कुछ मसल की सेल हैं, कुछ जो हैं इपिथेलियल सेल हैं, कुछ ऐसी सेल हैं जो पूरे बॉडी में मूव कर रही, मतलब ब्लड की सेल हैं,
तो वहाँ पे भी ग्रुपिंग दिखती है सेल्स की, और डिवीज़न ऑफ लेबर दिखता है, मतलब कार्य का बंटवारा है। वहाँ भी सेल्स जो हैं अपना काम बांट रखी हैं कि इनको क्या करना है। इन सच अ बॉडी डिज़ाइन ऑल सेल वुड नॉट बी आइडेंटिकल, और आप देखेंगे कि सारी सेल एक जैसी नहीं हैं। इंस्टेड ग्रुप ऑफ सेल विल कैरी आउट स्पेशलाइज फंक्शन, और हम लोग देखेंगे कि यद्यप उनके जो ग्रुप ऑफ सेल हैं, एक तरह की जो सेल्स हैं वो किसी एक काम को करती हैं, और इसी को तो टिश्यू बोलते हैं। दिस मेक अ वेरी बेसिक डिस्टिंक्शन इन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ये जो है एक बहुत बेसिक अलगाव है उनके बॉडी डिज़ाइन को लेके उस ऑर्गेनिज्म के। एज अ रिजल्ट एन अमीबा एंड वार्म आर वेरी डिफरेंट इन देयर बॉडी डिज़ाइन। तो हम देखते हैं यहाँ पर अमीबा और जो एक कीड़ा है उनके बॉडी डिज़ाइन में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड, क्या ऑर्गेनिजम्स अपने फूड स्वयं बना सकते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वंस ऑन फूड वर्सेस हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड। तो हम यहाँ पर देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे कि मतलब जो फूड स्वयं बना सकते हैं और जो अपना फूड जो है इन्वायरमेंट से लेते हैं आउटसाइड से, वुड मेक वेरी डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। और आप यहाँ देखेंगे इनकी बॉडी डिज़ाइन भी काफ़ी अलग है, कि जो फूड अपना स्वयं बना सकते हैं और जो फूड जो है दूसरे से लेते हैं, उनकी जो बॉडी डिज़ाइन है एक दूसरे से अलग है। ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो की प्लांट होते हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी, कह रहे हैं इनका लेवल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। ऑफ द एनिमल, हाउ डज द इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट्स, कह रहे हैं कि जो ये एनिमल हैं ये इंडिविजुअल कैसे डेवलप करते हैं और कैसे इनकी डिफरेंट पार्ट्स जो है ऑर्गेनाइज होते हैं। एंड व्हाट आर द स्पेशलाइज ऑर्गन फाउंड फॉर डिफरेंट फंक्शन, और इनके अलग अलग ऑर्गन्स कौन से हैं और जो कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे बताएगा ये। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। वी कैन सी दैट इवन इन दीज फ्यू क्वेश्चंस, पीछे ऊपर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको देखा गया, दैट वी हैव आस्क्ड, जो कि हम पूछते हैं, a hierarchy is developing the characteristics of body design using for classification of plant will be very different from those important for classifying animal। तो कह रहा है, हम देखते हैं कि जो एक हायरार्ची है, जो एक अनुक्रम है, डेवलपिंग, हायरार्ची इज डेवलपिंग, तो जो एक अनुक्रम है, मतलब कि दैट वी हैव आस्क्ड हायरार्ची डेवलपिंग, जो अनुक्रम है वो डेवलपिंग में है। जो अनुक्रम हम रखते हैं, जो हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, उनको जब भी हम रखते हैं तो उनको ऐसे क्रम में रखते हैं जैसे को डेवलप कर रहे हैं। जो कम डेवलप है उसको नीचे रखेंगे, जो उससे ज़्यादा डेवलप है उसको ऊपर रखेंगे, ऐसे ही। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन, क्या क्या उसमें चुनते हैं उनकी बॉडी डिज़ाइन, यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम दोज इम्पॉर्टेंट फॉर क्लासीफाइंग एनिमल। तो यहाँ जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स लिया जाता है बॉडी को डिज़ाइन, जो उनकी बॉडी डिज़ाइन में है क्लासिफिकेशन के लिए, ये अलग है। एनिमल को जब हम रखने लगते हैं कि कैसे डेवलप किया है, कैसे हम इसको एक सीक्वेंस में रखें कि कौन कम डेवलप किया है, कौन ज़्यादा डेवलप किया है, कौन ज़्यादा डेवलप किया है, तो एनिमल में हम अलग चुनते हैं और प्लांट्स में हम अलग चुनते हैं। ठीक है, मतलब एनिमल में आप क्या चुनेंगे, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल का है, यूनिसेलुलर का है, इसका जो है एक होता है उसको बोलते हैं इसका एम्ब्रियोनिक, जो जाइगोट बनता है एम्ब्रियोनिक में ये किस लेवल का है, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सब आपके लिए शब्द नए हैं, आगे चल के मिलते रहेंगे। अगर नहीं नए हैं तो और अच्छी बात है। और प्लांट्स में इसके लिए हम अलग चुनते हैं।
कि इसमें मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना कि नहीं बना। जैसे कि अभी आप देखेंगे बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर है, वो भी प्लांट्स में ही रखी जाती है, उसकी स्टडी प्लांट्स में की जाती है, क्योंकि बहुत सारी बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफिक नेचर की होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे एल्गी है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं पाया जाता है। एल्गी के बाद देखेंगे आप ब्रायोफाइटा है, उसमें भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं पाया जाता है क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद देखेंगे टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा में जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाता है, इसमें जाइलम फ्लोएम बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स में अलग है और एनिमल्स में अलग है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। दिस इज़ बिकॉज द बेसिक डिज़ाइन आर डिफरेंट। तो इसलिए जो है इनकी जो बेसिक डिज़ाइन है, क्योंकि क्यों अलग अलग लेते हैं, क्योंकि इनकी बेसिक डिज़ाइन अलग है। बेस्ड ऑन द नीड टू मेक देयर ओन फूड और एक्वायर। क्यों अलग है, क्योंकि उनकी ज़रूरत क्या है। प्लांट्स जो हैं अपना फूड स्वयं बनाते हैं, तो उनकी ज़रूरत अदर चीज़ें हैं जैसे CO2, वाटर। और एनिमल जो है इन्हीं प्लांट से लेके खाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उनकी ज़रूरत क्या है, उनके लिए टीथ होने चाहिए, उनके लिए ऐसे हों ताकि वो ग्रेज कर सकें, चर लें, किसी घास को, किसी पत्ती को खा लें। अगर किसी एनिमल को खाने वाले हैं तो उनके पास नेल अच्छे होने चाहिए ताकि उसको फाड़ सकें, और उनकी मसल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि दौड़ के उसको पकड़ सकें। टीथ अच्छे होने चाहिए, कैपेसिटी इस तरह से हो कि उसको जो है जब फाइट करें तो उसको गिरा दें, गिराने के बाद उसको मतलब डेड कर दें, डेड करने के बाद उसको खा सकें। Therefore, these design feature having a skeleton for the example are the used for make subgroup rather than making broad group। तो ये जो उनके छोटे छोटे फीचर्स मिलेंगे ये उनको सब ग्रुप बनाने में हेल्प करते हैं, एक ब्रॉड ग्रुप में उसके छोटे छोटे ग्रुप बनाने में हेल्प करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको अभी कम समझ में आ रहा है तो ऊबिएगा मत, आप बस 3 से 4 लेक्चर और देख लीजिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, एक चैप्टर आपको लगने लगेगा कि समझ में आया। क्योंकि अभी ये पूरा सा मतलब एक प्रकार का बेस बना रहा है आपके विचार को, मतलब ये उस पर सेट कर रहा है कि कहना क्या चाहता है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग सकता है शुरुआत में अभी अच्छा कम लगे। ऊबिएगा मत, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।